आज सियासत का सुपर मंगलवार है, क्योंकि बिहार, यूपी और झारखंड से लेकर चंडीगढ़ तक विपक्ष में हाहाकार है। बिहार में लालू यादव परिवार ईडी की रडार पर है, तो जमीन घोटाले में फंसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। करीब 41 घंटे तक लुक्का छिपी के बाद हेमंत सोरेन अचानक रांची में पहुंच गए, प्रकट हो गए और अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। और अब खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन अपनी ही पत्नी को सीएम बना सकते हैं, कल्पना सोरेन को, जैसा बिहार में लालू यादव ने किया था। उधर बिहार में लैंड फॉर जॉब के आरोप में फंसे तेजस्वी यादव ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर आई कि आप और कांग्रेस चंडीगढ़ में गठबंधन की पहली लड़ाई हार गए और मेयर का पद बीजेपी के हाथ में चला गया। लेकिन नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव ने भी इंडी अलायंस को जोरदार झटका देते हुए अपने 16 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी। और लिस्ट के ऊपर इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि पीडीए लिखा हुआ है। तो क्या अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी और नीतीश कुमार वाली राह पकड़ ली है या पकड़ सकते हैं? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। छन से जो टूटा कोई सपना, क्योंकि विपक्ष के सपने हर तरफ टूट रहे हैं। देश की सियासत में ये 3 सबसे बड़ी तस्वीर है। करीब 41 घंटे कथित तौर पर फरार रहने के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अचानक रांची में प्रकट हुए। विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। हम सब मिलकर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने पैसे लिए 1-1 करोड़ और बैंक अकाउंट्स में बरामद हो गए वो पैसे। वैसे आज भी बरामद हो रहे हैं, बहुत थोड़े से बरामद हुए हैं। अभी तो 36 लाख बरामद हुए हैं, 2 ठो BMW बरामद हुई हैं। इससे पहले हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले बंगले से ईडी ने एक लग्जरी कार, 36 लाख कैश और कई अहम दस्तावेज जब्त किए। उधर लालू यादव के बाद आज उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव ईडी के रडार पर थे। ईडी नहीं, बीजेपी कर रही है। बीजेपी इज इक्वल टू ईडी, ईडी इज इक्वल टू मोदी जी, अमित शाह। कोई भी गुनाहों का गटर गठबंधन की शटर से न बच सका है न बचेगा। उधर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कांग्रेस और आप की करारी हार हुई और मेयर का पद बीजेपी के हाथ लग गया। आप इसे इंडिया गठबंधन का पहला टेस्ट बता रही थी। ये चुनाव इंडिया बनाम भाजपा के पहले मैच के पहले चुनाव के नाम से जाना जाएगा और एक ऐतिहासिक निर्णायक जीत दर्ज कराएगा। लेकिन अब बीजेपी की जीत के बाद नया सियासी मोर्चा खुल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है, वो सीधा सीधा देशद्रोह है। लोगों का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ये इंडिया अलायंस केवल और केवल करप्शन का अलायंस था। एक तरह से लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके, सरेआम बेईमानी करके, पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है। चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। इस सियासी मारामारी के बीच इंडी गठबंधन में घमासान जारी है। 42 सीटों में जीतने का हमारे संभावना है। नेशनल लेवल पर हम लोग को तो इतना बोलने का कैपेसिटी नहीं है, वो कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करेंगे। इंडिया अलायंस तो हमने पहले ही बोला था कि ये फोटो शूट है। ये तो मृत्यु तो अभी हो ही गया है, ऑलमोस्ट ये ब्रेन डेड है अभी। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या वाकई इंडिया अलायंस ब्रेन डेड हो चुका है जैसा बीजेपी कह रही है? लेकिन गठबंधन के बद से होते बदतर हालात का विश्लेषण। अखिलेश ने उतारे 16 उम्मीदवार, नीतीश का ने साथ छोड़ दिया, बंगाल में ममता बनर्जी ने हाथ छोड़ दिया और भ्रष्टाचार पर ईडी का रडार है। लालू यादव परिवार जमीन के बदले रेलवे में जॉब के मामले में पूरी तरह से फंसा हुआ है। कहते हैं इसी वजह से नीतीश बाबू ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया था लालू परिवार और
सबूत सामने दिखने लगे थे। हेमंत सोरेन, झारखंड में जमीन घोटाले का आरोप है और यह वो मुख्यमंत्री है जो 41 घंटे गायब रहा, नदारत रहा। गुमशुदा की तलाश जैसे होती है वैसे मुख्यमंत्री की तलाश हो रही थी और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ये नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ने चले हैं जी। 41 घंटे लापता था ये मुख्यमंत्री। सोचा है आपने, एक मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री 41 घंटे लापता था और ये नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ेंगे 2024 के चुनाव की। सोच के देखिए, 41 घंटे लापता। ये शासन में आ जाएंगे अगर केंद्र में तो क्या क्या लापता कर देंगे ये पता नहीं। बढ़ता हूं मैं आगे। गठबंधन की पहली यार पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की चल रही थी खटपट। हमने ये कई बार सुना। भगवंत मान ने कहा था एक थी कांग्रेस। कांग्रेस के नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी पर बड़ा साला हमला बोला था। यानी जो अलायंस था वो ग्राउंड पे नहीं है, ये उसकी साफ बानगी देखी गई। और पंजाब में चंडीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव में कांग्रेस प्लस आप हार गई और बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया और शिरोमणि अकाली दल ने भी बीजेपी का ही साथ दिया वहां पर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि खटपट चल रही थी लगातार पंजाब के अंदर। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था एक थी कांग्रेस, बड़ा फेमस डायलॉग है उनका। और कांग्रेस ने कहा था कि हम सभी सीटों को एक साथ लड़ेंगे, हम सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। और लगातार बयानबाजी हो रही थी। भगवंत मान को भ्रष्टाचारी कहा जा रहा था। आज उसका नतीजा भी दिख गया। लेकिन सीट शेयरिंग के मामले में महाराष्ट्र में भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। पंजाब और दिल्ली में भी बात अटकी हुई है, अभी कुछ तय नहीं है। बड़ा सवाल, क्या इंडिया गठबंधन के अंत का सिर्फ औपचारिक ऐलान भर बाकी है? यह गठबंधन बड़ी जोर शोर से बना था, फोटो ऑप तो बहुत जबरदस्त हुई थी, लेकिन जमीन पर, धरातल पर कुछ नहीं कर पाया ना। और आप देखिए 3 राज्यों को विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हिंदी पट्टी में कांग्रेस गायब हुई, उसके बाद आप देखिए गोपालगंज में जो गठबंधन की हार हुई, बिहार के अंदर, ये सब उसकी बानगी है। आज चंडीगढ़ में जो हार हुई वो उसकी बानगी है। अब आप कुछ कह लीजिए कि एग्जाम सही नहीं था, एग्जामिनर सही नहीं था, लेकिन ग्राउंड पर आपकी पकड़ कमजोर थी। बढ़ता हूं मैं आगे। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है आइए परिचय करा देते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राजीव रंजन जी हैं मेरे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। तनुज खत्री है मेरे साथ, जेएमएम के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। सुनील यादव है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राजेश गुप्ता जुड़ेंगे मेरे साथ, प्रवक्ता है और विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन सुधांशु जी, आज आपकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें आपने बड़ी बड़ी बातें बोली। फिर मैं प्रहलाद जोशी जी को सुन रहा था, उन्होंने बोला था कि इंडिया अलायंस जो है वो ब्रेन डेड हो गया है। सुधांशु, आप देखिए, हाँ वो आवाज बीच में चली गई थी। अब आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ अमीर जी, देखिए इसमें कहीं कोई संदेह रह गया है क्या? राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हुई पूर्व से पश्चिम की ओर, वो बंगाल के दरवाजे पर पहुंचती है और ममता बनर्जी जी जैसे ही वो शुरू होती है, पहले मायावती जी का स्टेटमेंट आता है कि वो इंडी के साथ नहीं रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, बंगाल के दरवाजे पे पहुंचती है, ममता बनर्जी जी कह देती हैं हम बंगाल में गठबंधन नहीं रखेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में घोषणा कर देती है कि वो सारे अपने अकेले लड़ेगी। और बिहार की तरफ रुख करते हैं तो बिहार में तो इंडी गठबंधन के जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी, वही उनको छोड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो मैंने आज सवेरे भी कहा था अमीश जी कि ये सब लोग कहते थे कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त उचित नहीं था। मैंने इनसे कहा कि ये राहुल गांधी जी ने किस मुहूर्त में अपनी यात्रा शुरू की है, जरा उस मुहूर्त को किसी योग्य ज्योतिषाचार से विचरवा लीजिए। ये क्या हो रहा है कि एक एक चरण पर आगे जड़ती जा रही, वहीं सब छिन्न भिन्न होता चला जा रहा है इंडिया अलायंस। उसका कारण है, बहुत साफ है कि जो कुछ हो रहा था केवल स्वार्थ के आधार के ऊपर बने हुए एक गठबंधन में स्वार्थ के टकराव के कारण स्वतः अंतर्विरोध दिख रहा है। और अभी जो भ्रष्टाचार के आरोप की बात है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, 2 दलों के ऊपर बात है ना, जेएमएम और लालू प्रसाद यादव जी। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, इस देश के इतिहास में एक ही उदाहरण है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ कि केंद्र की सरकार रिश्वत देकर बचाई गई। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, सांसदों ने पैसा लिया और पैसा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया 1-1 करोड़ रुपए लेकर। सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया। तब क्या भाजपा थी या मोदी जी अमित शाह जी का नाम भी सुने थे कभी? 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए।
तब तक तो भाजपा कभी सत्ता में भी नहीं आई थी। ये मोदी जी, अमित शाह जी का आपने नाम भी नहीं सुना। चलिए मोदी जी तो राजनीति में आ गए थे, वो जनरल सेक्रेटरी बन गए थे, तो उस समय तो आपको पता ही नहीं होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आज जो दोनों दल आके छाती ठोक रहे हैं, ये तो आज से 26 साल पहले और एक आज से 30 साल पहले अदालत के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपी सिद्ध होकर सजा याफ्ता हो चुके हैं और 2014 के बाद की पर्ची फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे विचार से देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है और वो इस प्रकार की किसी झांसे में आने वाली नहीं। सबको पता है कि किसका क्या चेहरा है। जी, मेरे साथ तनुज खत्री हैं जेएमएम के। देखिए, बीजेपी वाले तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन आप तो वन अलायंस और वन करप्शन की बात कर रहे हैं और ये आरोप बहुत बड़े हैं। 41 घंटे मुख्यमंत्री गायब रहे एक स्टेट के और 41 घंटे के बाद वो प्रकट हुए। क्या आपको ये सामान्य घटना दिखती है तनुज खत्री जी? क्या आपको लगता है कि वाकई करप्शन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इंडिया अलायंस को एक बड़ा नुकसान हो रहा है? आपकी पार्टी को तो हो ही रहा है। तनुज, देखिए अमीश जी, देश को और भी कुछ जानने की जरूरत है। जिस तरीके से इन्होंने ज्ञान वर्धन करने का काम किया, उस तरीके से देश को यह भी मालूम है कि किस तरीके से एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए पकड़ाए थे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि पैसा खुदा नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। किस तरीके से गुजरात के एयरपोर्ट पर डिलीवरी होती है लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं होती है। किस तरीके से लोगों के पैसों को, एलआईसी के पैसों को कुर्बान कर दिया जाता है अपने पूंजीपति मित्रों पर, उसकी कहीं चर्चा नहीं होती है। 22,000 करोड़ रुपए का बजट आता है लेकिन कहीं खर्च नहीं होते हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। किस तरीके से झारखंड के मिनरल्स को, अपने पूंजीपतियों को बेचने की साजिश के तहत सरकार को गिराने की मंशा होती है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। यह भी झारखंड पूछता है कि आपकी गंदी नजर है, आपका लार टपकता है कि कैसे झारखंड मिल जाए आपको। नहीं, आपने सारी बातें बोली। आपकी बातों में ऐसा नहीं है कि कोई तथ्य नहीं है, तथ्य होंगे आपकी बातों के अंदर, लेकिन मैं आपसे एक साफ बात पूछ रहा हूं। 41 घंटे तक एक राज्य के, तनुज जी इत्मीनान से, तनुज जी 41 घंटे तक एक सूबे के मुख्यमंत्री गायब थे और वो अचानक रांची में पहुंच गए, अपना प्रोटोकॉल छोड़ के, अपनी सिक्योरिटी छोड़कर। बताइए किससे भाग रहे थे? अमीश जी सबसे पहले तो ये बात, इस चीज लगता है आपके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा। बोलिए तनुज जी, बोलिए। ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके पास है तड़ी पार, इनके पास है भगोड़े। अरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं भी जा और आ सकते हैं, चाहे तो वो छुपे क्यों थे 41 घंटे? चाहे वो व्यक्तिगत कारण हो। तो 41 घंटे छुपे क्यों थे? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते वो कहां थे। 41 घंटे एक मुख्यमंत्री गायब रहता है और आप कह रहे हैं वो सामान्य बात है। इस देश में कब हुआ? इससे पहले आजादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुआ कोई मुख्यमंत्री 41 घंटे छुप के बैठा हो। हां, शिबू सोरेन जरूर 20-21 दिन गायब थे। जब कोयला घोटाले का आरोप उन पर लगा था, तब मनमोहन सिंह ने बोला था कि अब तो पद छोड़ दीजिए आप आकर। वो जरूर हुआ था शिबू सोरेन के साथ, लेकिन उसके अलावा कोई और एग्जाम्पल नहीं है। हेमंत सोरेन 41 घंटे तक गायब थे एक मुख्यमंत्री। कहीं जा सकता है तो पूछिए देश के गृह मंत्री से। अगर मुख्यमंत्री दिल्ली में थे तो इनकी भी जिम्मेदारी है ना। अगर राज्य का मुख्यमंत्री अगर देश के राजधानी में है तो ये जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी बनती है। ये सुधांशु त्रिवेदी चाहिए इनको। भाई, ये जिम्मेदारी आपकी है इनको प्रकट करवाना नहीं करवाना। सुधांशु त्रिवेदी, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं क्या? से कह रहा हूं, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, देश में जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं और यहां तक कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, उनका प्रतिदिन का मिनट टू मिनट का प्रोग्राम जारी होता है। आज दिनांक इतना, आज का कार्यक्रम ये, तो दिखा दीजिए 2 दिन का हेमंत सोरेन जी का कार्यक्रम कि भाई ये यहां थे। मतलब कार्यक्रम जारी करवाने का काम तो मुख्यमंत्री कार्यालय का है भाई। तो दोनों दिन का आप कार्यक्रम दिखा दीजिए, सारा विषय समाप्त हो जाएगा। बस करके बात है, ये एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल है। और एक और बात बता दूं, जो लोग मंत्री नहीं भी हों, जिनकी सिक्योरिटी होती है जेड सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी वालों का भी मूवमेंट का प्रोग्राम जारी होता है।
तो वही बता दीजिए। आपको आप दोनों बता देते कैटेगरी ना, के हिसाब से आपको अगर इतनी चिंता बताना हो चाहिए। रही है। तनुज आराम से, इत्मीनान से। नहीं, इत्मीनान से मैं कह रहा हूं, उस वक्त आवाज नहीं आ पा रही थी। अरे भाई अरे तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी फिर बन जाती है अगर राज्य में नहीं है तो। अरे भैया 365 दिन में 363 दिन तो सीएम ऑफिस जारी करेगा और 2 दिन का है केंद्र जारी करेगा। गजब का तर्क देते मेरे भाई। आपको चिंता काहे हो रही है? अरे दिल्ली में थे तो क्या दिक्कत है? दिल्ली नहीं अरे हमें कहा चिंता, हम तो कह रहे हैं आप बताइए ना। चिंता उसको जो गायब है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं देश के करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूं, यदि हेमंत सोरेन जी को पद छोड़ना पड़ा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसी आदिवासी को, किसी योग्य और सक्षम आदिवासी को पद मिलेगा या केवल आदिवासियों को चूरन मिलेगा और परिवार के हाथ में सत्ता संपूर्ण मिलेगी। ये बड़ा सवाल है। वही जो लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। कोई योग्य पिछड़ा नहीं, अपनी जाति में कोई। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, हेमंत सोरेन 7 बजे जो मीटिंग ले रहे थे, हेमंत सोरेन अपनी धर्म पत्नी को सत्ता सौंप सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहते हैं। यह समय की बड़ी खबर है, कल्पना सोरेन सीएम हो सकती हैं, यह बड़ी खबर है। सुधांशु त्रिवेदी, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि आज बैठक में मौजूद भी थी कल्पना सोरेन, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंत्रियों की बैठक में, गठबंधन की बैठक में कल्पना सोरेन बकायदा मौजूद थी। ना वो विधायक है, ना वो पार्टी की डिग्नेटरी है, इसलिए उनका वहां मौजूद रहना सवाल खड़े करता है। सुधांशु, देखिए, मैंने भी अभी आपके कार्यक्रम में बैठ के ये सुना है, इसलिए मेरे पास इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। परंतु यदि यह होता है तो समझ लीजिए गुरुजी अर्थात शिबू सोरेन जी से शुरू होकर पुत्र और पुत्र वधू तक यदि सिर्फ सत्ता जाती है तो समझ लीजिए कि आदिवासी स्वाभिमान की होली धू धू करके जलाना होगा। जी, मैं तनुज खत्री, बताइए क्या आपको लगता है कि 41 घंटे गायब और अब खबर आ रही है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हो सकती हैं, लगभग ये तय कर लिया गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? अब देश में कहीं जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से इजाजत लेनी होगी। ये गायब क्या है? ये गायब क्या है? ये जवाब देना चाहिए। दूसरी नैरेटिव है ये गायब। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उसको अपना अधिकार है कहीं जाने का। आप बीजेपी से पूछ करके है, लेकिन छुपने का अधिकार। सुनिए, ये वही बात है कि ये चाहते हैं भाजपा के लोग कि या तो भाजपा में आ जाओ, नहीं तो जेल चले जाओ। आप झारखंड डलने वाला नहीं है। आप झारखंड की बात नहीं है, मुख्यमंत्री गायब थे। आप इसको दूसरे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड में जवाब। वो कह रहे झारखंड झुकने वाला नहीं है, और ये गायब क्या है? अब सुधांशु आप बोलेंगे, तनुज जी आप शांत रहिए। मुख्यमंत्री को बिल्कुल अधिकार है कहीं भी जाने का, पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जारी होता बता के जाते हैं। भाई क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप 2 दिन का वो कार्यक्रम? दिखा दीजिए, सारे अटकलों पे विराम लगा दीजिए। और मैं पुनः कह रहा हूं, आज आप बता दीजिए कि किसी झारखंड के योग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता आएगी या परिवार के हाथ में ही सत्ता रहेगी। वही जो लालू प्रसाद यादव जी का फार्मूला था, वही शिबू सोरेन जी का फार्मूला था, वही अभी रहेगा। यानी 21वीं सदी का युवा भी देखेगा कि केवल विरासत के आधार के ऊपर अनुभव योग्यता को ताक में रखकर यही सत्ता कारण दी था। और यही नीतीश कुमार जी बोले थे कर्पूरी ठाकुर जी के। जी, यही नीतीश कुमार ने बोला था। भारत रत्न दिया गया तो उन्होंने कहा था कर्पूरी ठाकुर जी पिछड़ों के मसीहा थे, वंचितों के मसीहा थे। वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाए, उन्हीं को आदर्श मानकर हमने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, बाकी सब अपने परिवार को आगे बढ़ाया। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, प्रस्ताव लेके आ सकते हैं खुद हेमंत सोरेन, और कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है। झारखंड से इस समय की बड़ी खबर है। 41 घंटे नदारत रहे थे मुख्यमंत्री, ये 41 घंटे गायब थे। बकायदा गवर्नर ने भी पूछा था, बकायदा गुमशुदा के पोस्टर लगाए गए थे, और अचानक आज नाटकीय ढंग से वो पहुंच जाते हैं रांची, छुपते छुपाते हुए। ये इंटरेस्टिंग है अपने आप में, छुपते छुपाते हुए वो रांची पहुंच जाते हैं। वो कब रांची पहुंचे, कैसे रांची पहुंचे, इसका कोई कार्यक्रम सीएम कार्यालय ने जारी नहीं किया। और अब कल्पना सोरेन के हाथ में बागडोर सौंपी जा सकती है। लेकिन खबर यह है कि जेएमएम के कुछ नेता इसके पक्ष में नहीं थे। क्या उनको राजी अब कर लिया गया है, वो बड़ी बात होगी। मेरे साथ सुनील यादव है। सुनील यादव, नीतीश कुमार ने जिस वजह से इंडिया अलायंस को छोड़ा, उसमें एक प्रमुख मुद्दा परिवारवाद का था।
आपने 16 सीट्स आज डिक्लेयर करी है। बीजेपी का आरोप है, एनडीए का आरोप है कि उसमें भी घोर परिवारवाद है, और अब हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को सीएम बना रहे हैं, ऐसा संभावनाएं दिख रही हैं जो अब उसमें भी परिवारवाद है। अब बताइए, इसीलिए इंडिया गठबंधन का समापन हो गया। सुनील, लगता सुनील तक मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं राजीव रंजन जी का रुख करता हूं। राजीव रंजन जी, क्या यही सब कारण रहे आपको इंडिया अलायंस से बाहर आना पड़ा, जो इस समय हम घटनाक्रम देख रहे हैं बीते 24 घंटे के अंदर? देखिए अमित जी, अब देश की राजनीति की नब्ज पर आपकी पकड़ है, और आपने पूरा का पूरा घटनाक्रम को आपने काफ़ी करीब से देखा है। आज इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस समय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उन्होंने देश के राजनीतिक दलों का आह्वान किया जी, और नाम भले ही इंडिया का बाद में पड़ा हो, लेकिन एक देशव्यापी एक गठजोड़ बने, कांग्रेस समेत देश के तमाम राजनीतिक दल उसमें शामिल हों, ये परिकल्पना, ये सोच नीतीश कुमार जी की थी। नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी कांग्रेस का जो एक, कांग्रेस को लेकर के जो एक उदासीनता का भाव या एक जो दूरी है देश के तमाम क्षेत्रीय दलों में। हाँ, नेगेटिविटी भी आप कह सकते हैं, वो थोड़ा एक्सट्रीम होगा, लेकिन आपका कहना सही है, अप्रोप्रिएट वर्ड है आपका। तो उन्होंने लेकिन एक मुश्किल लक्ष्य को साधने की कोशिश की और उसमें कामयाबी भी मिली। लेकिन जब 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से केवल उन राज्यों तक सिमट कर रह गई, उस समय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आपको इंडिया अलायंस की बैठकों के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। और देखिए, ये एक सोची समझी रणनीति थी। उन्हें यह एहसास था, उन्हें ऐसा लगता था कि वो इन 5 राज्यों में एक बड़ी जीत हासिल करेंगे, और उसका मनोवैज्ञानिक दबाव वो देश के तमाम क्षेत्रीय दलों पर बनाएंगे जो उस गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। वहाँ जहाँ उनका प्रभाव है वहाँ कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन दूसरे दलों के प्रभाव के राज्यों में बड़ी से बड़ी संख्या में उन्हें सीटें मिल जाए और वो 350 सीटों से 400 सीटों के बीच लड़ सकें। इस रोडमैप पर कांग्रेस का काम हो रहा था, और सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की उदासीनता भी इसीलिए थी कि बाद में जल्दबाजी में, आनन फानन में जैसे वो चाहेंगे वैसे होंगे। और इसका असर क्या हुआ? केरल और बंगाल, त्रिपुरा में लेफ्ट पूरी तरह से समाप्त हो गया, लेकिन 2 जगह वजूद उनका है, वैचारिक तौर पर उनका एक आधार है, और वहाँ कांग्रेस ने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि वहाँ अलायंस नहीं हो। पंजाब में भगवंत सिंह मान ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि यहाँ अलायंस नहीं होगा। और टीएमसी, आज भले ही अभिषेक बनर्जी जो बोल रहे हो, लेकिन 42 सीटों पर हम लड़ेंगे, तो फिर जब 42 सीटें हैं तो अलायंस नहीं हुआ। ये जो स्थितियां थी वो कहीं ना कहीं शुभ संकेत तो इससे नहीं मिल रहे थे। और नीतीश कुमार जी कई बार अनौपचारिक बातचीत भी इंडिया गठबंधन के नेताओं से लेकिन मेरा प्रश्न है, ये जो परिवारवाद की बात नीतीश जी ने करी थी कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यक्रम में, और अब हम परिवारवाद की एक अलग बेला देख रहे हैं आपके पड़ोसी राज्य झारखंड के अंदर, क्या कहना चाहते हैं? 10 सेकंड राजीव जी। देखिए, गठबंधन जब भी बनते हैं उसमें कई तरह के समझौते होते हैं, उसमें परिवारवादी दल दोनों अलायंसेज में, यह स्वाभाविक नहीं है, लेकिन यह एक स्वस्थ स्थिति लोकतंत्र के लिए नहीं है। नीतीश कुमार जी ने उस समय किसी को नसीहत नहीं दी थी। नीतीश कुमार जी ने एक सच बयान किया कि उन्होंने कर्पूरी जी की जीवन शैली को आत्मसात किया और खुद को उसी रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। और मैं समझता हूं इसका निहितार्थ समझने वाले लोग समझ सकते हैं। ये एक विकृति है। और लेकिन आज राहुल गांधी जी कह रहे थे कि दब गए नीतीश कुमार, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया करना चाहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने खुद ये बात बोली कि दब गए नीतीश कुमार। देखिए, एक नेता तभी दबता है जब उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हो, या वो विरासत, उत्तराधिकार, परिवार, इस तरह का कोई स्वार्थ उसके पास हो।
नीतीश कुमार जी के फैसले बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए रहे हैं और उनका जो भी वजूद है उनके अपने काम की वजह से उन्होंने स्वयं गढ़ा है। आज उनकी ये जो पहचान है और जो उनकी स्वीकार्यता है, जिस अलायंस के वो नेता होते हैं, चेहरे के तौर पर उनको स्वीकारा जाता है, उसको जनता ने आंख मूंद कर अब तक आशीर्वाद दिया। जी। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरह का दबाव नीतीश कुमार पर क्या पड़ेगा। कौन सी ईडी उनके पीछे थी, कौन सीबीआई, कौन सा इनकम टैक्स, इसीलिए इस तरह के आरोपों का कोई औचित्य नहीं है। जी राजीव जिन जी आपने बात की, मेरे साथ विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजेश गुप्ता। राजेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजेश जी, अलायंस का पटाक्षेप हुआ है बंगाल के अंदर, अलायंस का पटाक्षेप हुआ है बिहार के अंदर, अलायंस टूटने की कगार पर पहुंच रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां पर वन साइडेड अखिलेश यादव ने सीट्स अनाउंस कर दी हैं और चंडीगढ़ में अलायंस ने केमिस्ट्री हमने देखी कि आपने अलायंस तो ऊपरी तौर पे कर लिया लेकिन नेताओं ने वोट नहीं डाला, क्योंकि खटपट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में चली रही थी। भगवंत मान ने भी बोला था एक थी कांग्रेस के नेताओं ने भी बोला था कि हम बताएंगे कि कांग्रेस में कितना दम है, तो आज उसकी बानगी भी दिख गई। क्या आपको लगता है कि अलायंस बद से बदतर हो रहा है पॉलिटिकली? अमीश भाई आपको मेयर के चुनाव के बारे में जो चंडीगढ़ में हुए उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि जो प्रशासन था चंडीगढ़ का, जो सीधे सीधे भारत सरकार के अंडर में आता है, उसने मीडिया की एंट्री बैन कर दी थी। तो अफसोस है कि आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गई है मेयर चुनाव को लेकर, क्योंकि आज ही गठबंधन की वहां पर बड़ी करारी हार हुई है। और जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में निचले स्तर पर जो खटपट थी उसका इंपैक्ट दिखा है इस चुनाव के अंदर। ऐसा लगातार जानकारी मिल रही है, क्योंकि हमने बयान भी देखे थे उससे पहले। राजेश गुप्ता, आप लोगों ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट आप लोग पहुंचे हैं, लेकिन खटपट की खबरें लगातार आ रही थी और उसका रिएक्शन हुआ है ये जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ है। देखिए हम कोर्ट किसके खिलाफ जाएंगे? हम कोर्ट उसी के खिलाफ जाएंगे ना जो पीठासीन अधिकारी वहां बेईमानी कर रहा है। हम उस पार्षद के खिलाफ थोड़ी जाते अगर हमको वोट नहीं मिलते तो। आप समझिए सीधा सा मैथ्स है, 36 वोट हैं, 15 बीजेपी के पास में, 1 अकाली का है, 16 उनके हो गए, बाकी 13 हमारे हैं, 7 कांग्रेस के हैं। आप एक काम कीजिए, मैं आप पे नेशनल चैनल पे कह रहा हूं, कल एक बार करते हैं उनको चलवा देते हैं, सारे के सारे पार्षदों को बुला लेते हैं और आपके सामने दिखा देते हैं कि किसने किसको वोट दिया है। ठीक है, अब जानबूझकर आप इतने सारे वोट को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, कहेंगे जी ये तो वोट ही वाजिब नहीं है, इनवैलिड करार दे देंगे, क्योंकि आपको किसी को जिताना है। कोई नई बात तो है नहीं। जिस तरीके से बीजेपी आज सत्ता को चला रही है, देखो अमीश भाई आप भी इस बात को जानते हैं, मैं भी इस बात को जानता हूं, किस तरीके से दबाव है विपक्षियों को आप जानते हो कि या तो गठबंधन मत होने दो, गठबंधन हो जाता है तो उनको किस तरीके से हराना है, उनके लिए ईडी और सीबीआई भेजो, उनको डराओ कि वो गठबंधन ना करे, हो तो टूट जाए, अगर उसके बाद भी वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो वोटों को इनवैलिड करार दे दो। किसी भी तरीके से भाजपा को सत्ता चाहिए। अच्छा, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इसमें कोई जनता देख रही है, सबको मालूम है कि बीजेपी कैसे खेल खेलती है, कोई नहीं तो है नहीं। स्टेट्स के अंदर भी सरकारों को ऐसी तोड़ा जाता है। आप देखिए कि कह रहे कि नीतीश कुमार जी पे कोई दबाव नहीं था। नहीं तो नीतीश कुमार जी कैसे आ गए इनके खेमे के अंदर? उन पे भी दबाव था। अरे भाई दबाव कैसे नहीं था जब उनके साथ, देखिए आपको तो एक आदमी नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, उनके भी तो साथी होंगे, उनके साथियों पे दबाव डाला जाता है, ईडी सीबीआई ये वो परेशानी 24 घंटे की करार दे दो और बता दिया गया होगा कि लालू जी को तंग करेंगे। अब लालू जी को 2 दिन से कर रहे हैं ना ग्रिल, तेजस्वी को कर रहे हैं ना, तो जब आप बार बार करोगे, अभी 3 दिन पहले दुनिया भर के ममता जी के साथियों के ऊपर उन्हें छापे मारे, तो एक दबाव क्रिएट करा जाता है। अब नीतीश जी की कोई फाइल आ गई होगी भाई, अब हमें तो पता नहीं, शायद आपको पता हो, आपके सूत्र ज्यादा है, लेकिन आप राजीव जी से एक सेकंड सुधांशु आप बताइएगा, एक मिनट राजीव रंजन, वो कह रहे हैं नीतीश जी की कोई फाइल आ गई होगी, इसी वजह से नीतीश जी दबाव में आ गए। ओके, आम आदमी पार्टी कह रही है। वैसे देखिए अब सवाल है आम आदमी पार्टी को मैं क्या कहूंगा। इनके नेताओं की एक जो पहली कतार के बड़े नेता हैं सबके सब जेल में चले गए हैं। भ्रष्टाचार पर कम से कम इनसे नसीहत लेने की जरूरत तो हम लोगों को नहीं है। और मेरी खुली चुनौती है, अगर ऐसी कोई जानकारी आपको है तो आप नेशनल चैनल पर अमीश देवगन जी के शो में हैं, आप उसका पर्दाफाश कीजिए। बिल्कुल,
निसंदेह ये चौंकाने वाली खबर होगी, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी के 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन पर आज तक कोई दाग नहीं लगा है और आगे भी नहीं लगेगा। ओके, जवाब राजेश गुप्ता। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इनको नीतीश कुमार की जरूरत क्या पड़ गई। ये तो कह रहे हैं हम 400 पार हैं। अभी आप पिछले 6 महीने की दुनिया भर की वीडियो दिखाइए, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, बड़े नेताओं ने क्या क्या कहा है। हम कसम खाते नहीं लेंगे, हम जब तक टोपी नहीं उतारेंगे, जब तक नीतीश कुमार जी को गद्दी से नहीं उतार देंगे। आप बताइए कितने पलटू राम नीतीश कुमार है, उससे बड़े पलटू राम तो भाजपा वाले हैं। क्या जरूरत थी? अगर राम राज का इतना ज्यादा चल रहा था, मुझे बताइए नीतीश कुमार की जरूरत क्या पड़ गई इनको। ये अच्छी तरह जानते हैं कि हालत खराब है। वैसे नीतीश जी आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन में लेकर आए हैं, ये भी बीमार करार दिया। अमीश भाई सुनिए, इन्होंने बीमार करार दिया नीतीश कुमार को। इन्होंने विधानसभा में जो उन्होंने भाषण दिया, क्या क्या स्मृति ईरानी जी ने बोला आपने सब कुछ देखा है, आपके चैनलों पे बोला है कि अब नहीं लेंगे, बहुत हो गया, नीतीश कुमार जी खत्म हो गए। यही लोग तो थे, अब इन्होंने ले लिए। लेकिन मैं पंजाब और चंडीगढ़ के ऊपर आता हूं, क्योंकि आपने नीतीश कुमार के विषय पे बोला है। मुझे जेडीयू के भी पास भी जाना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। आप लोगों ने हरवा दिया इनको जबरदस्ती। ने जो बात कही, नहीं मैं तीन बिंदु उसमें से लेता हूं। एक इन्होंने कहा फाइल, एक इन्होंने कहा कसम, इन्होंने कहा पगड़ी। मान्यवर, फाइल नहीं बक्सा भर फाइलें कही जाती थी। केजरीवाल जी कहते थे कि शीला दीक्षित के करप्शन की बक्सा भर फाइलें हैं, और जब सत्ता में आ गए थे तो नीतीश कुमार जी की बात करिए, अभी सबूत लाओ। कसम, बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि कांग्रेस से कभी समर्थन नहीं रहेगा। एक कसम टूट गई। 49 दिन की सरकार के बाद कहा एक बार गलती हो गई, अब की बार दोबारा गलती नहीं आएंगे। अरे भाई सुनिए तो पूरी बात, आप बोल रहे थे मैंने शांति से सुना। अरे भैया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अच्छी बातें याद दिला रहा हूं। सुनिए तो, आपने 49 दिन की सरकार के बाद कहा एक बार गलती हो गई, अब कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करेंगे। तो बताइए, कसम पलट गई या वो गलती की बजाय अब ज्यादा गलती हो गई? अब तीसरी बात आपने कही टोपी, वो जनाब वो टोपी कहां चली गई? मुझे चाहिए जन लोकपाल। भैया पंजाब में क्या हो गया? अभी तक जन लोकपाल नहीं आया। पार्टी के अंदर एक लोकपाल था, एडमिरल रामदास, उसका क्या हो गया? और फाइल तो यह होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, शरद पवार जी के खिलाफ है, इनके खिलाफ है, उनके खिलाफ है, लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ है, आज सबके चरणों में। और हमारे नेताओं पे आरोप लगाया तो नितिन गडकरी जी और अरुण जेटली जी से कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी कि कोई सबूत नहीं है, मैंने ऐसे ही दे दिए थे, अनकंडीशनल अपोलॉजी देनी पड़ी जनाब। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस का पहला रिएक्शन आ गया है समाजवादी पार्टी की सीट डिक्लेरेशन पर। जो समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी करी, यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, जो कि मायावती के साथ भी संपर्क में थे, उन्होंने बोला कि लिस्ट की जानकारी मुझे नहीं है और जिन्होंने लिस्ट जारी करी है इस पर वो ही बोले। एक तरफा समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें फर्रुखाबाद भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि सलमान खुर्शीद की सीट है, लखनऊ भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि आचार्य प्रमोद कृष्णम की सीट रही है। उन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी पे भी समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी, अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री का पद दे सकते हैं। यह भी बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुनील यादव, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, मेरे साथ राजेश गुप्ता है, मेरे साथ राजीव रंजन जी हैं, मेरे साथ खत्री साहब हैं जेएमएम के। मैं सुनील जी आपके पास आता हूं। मैं पहले भी मैंने आपके पास आने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क सूत्र टूट गया था। सुनील यादव, क्या आपको लगता है कि नीतीश जी ने इंडी ब्लॉक का, इंडिया अलायंस का दामन छोड़ दिया और परिवारवाद इसमें एक बड़ी वजह थी? बीजेपी का अब यह भी आरोप है कि आपने 16 की लिस्ट जारी करी है जिसमें 3 परिवार के ही लोग हैं, और अब कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। देखिए अमित जी, उसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन तैयार करने में आदरणीय नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान रहा है। उसको कोई नहीं नकार सकता है। वो बड़े नेता हैं, बड़े कद वाले नेता हैं, और वो क्यों उसी गठबंधन को छोड़ के चले गए जिस गठबंधन के माध्यम से बीजेपी को रोकना चाह रहे थे, ये जवाब तो वो खुद देंगे या उनके प्रवक्ता देंगे, हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते। जहाँ तक सवाल परिवारवाद का आप कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे लगता है अगर परिवार, किस नेता के कितने परिवार के सदस्य सदनों में हैं या पदाधिकारी हैं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 होगी।
और जहां तक सीटों का बंटवारा है, तो कांग्रेस के प्रभारी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उस पर मुझे कोई जवाब नहीं देना है। समाजवादी पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन स्वस्थ रहे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी से बात करके 7 सीटें लेकिन तय आपने कर दी। देखिए जयंत चौधरी कांग्रेस से भी लगातार बातें हो रही हैं, लेकिन इंडिया कांग्रेस को आप 11 सीटें दे रहे हैं जो कांग्रेस को कबूल नहीं है। आपने फर्रुखाबाद की सीट की भी घोषणा कर दी है, लखनऊ की सीट की भी घोषणा कर दी है जहां कांग्रेस अपने आप को मजबूत मानती है। अजय राय का मानना है कि 20 से 25 सीटें तो कांग्रेस को लड़नी ही चाहिए हर हाल के अंदर। अगर कांग्रेस 20-25 नहीं लड़ेगी तो उसका कार्यकर्ता कहां जाएगा? अजय राय ने पहले भी सवाल खड़ा कराया, अब अविनाश पांडे कह रहे हैं कि जिन्होंने सीट डिक्लेयर करी है उनसे जाके पूछिए। तो क्लियर कट है कि समन्वय की तो कमी है। नीतीश जी ने भी बोला कि कांग्रेस अलायंस नहीं चाहती थी। देखिए अमीश भाई, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के गठबंधन में कांग्रेस रहे। हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब आप कह दें या कांग्रेस का कोई नेता कह दे हम 25 लड़ेंगे, कोई कह दे 30 लड़ेंगे, कोई कह दे 35 लड़ेंगे, कोई नहीं। प्रदेश लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, जीतने के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष उनके बता दें कि लखनऊ में उनका क्या है, कितने विधायक हैं, फर्रुखाबाद में कितने विधायक हैं, कैसे भाजपा को हराएंगे, हमको बता दें और सीट ले लें। या केवल लड़ने के लिए कांग्रेस लड़ रही है तो उसका कोई मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये तीनों दल एक साथ रह करके बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोकेंगे। और मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के झगड़े में मेयर का चुनाव बीजेपी जीत गई, तो बीजेपी की लहर नहीं, क्या बीजेपी की लहर मान लेंगे? अगर बीजेपी की लहर मान लेंगे तो इसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को घोसी में पीडीए के नारे के साथ समाजवादी पार्टी ने हराया है। तो आप अनुमान लगाइए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोकने जा रही है। जी सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो कुछ सुनील यादव जी ने कहा उसमें एक बात को मैं स्वीकार करता हूं। यह एक यथार्थ है कि कांग्रेस ने एक ही सीट जीती और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ भी सपा और बसपा गठबंधन ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, तभी वो चुनाव जीत पाए थे। यानी जो इकलौती सीट है वो भी सपा के रहमो करम पे है। मगर आप ये भी समझ लीजिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था जिसमें कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को चिरकुट पार्टी कहा, तो अब उसने कांग्रेस को यह हैसियत याद दिला दी कि उत्तर प्रदेश में आप चिरकुट पार्टी हैं। तो सपा ने कांग्रेस को चालू पार्टी कहा। तो मैं ये कह सकता हूं कि चिरकुट कही जाने वाली पार्टी ने चालू पार्टी को चकमा दे दिया इस चुनाव में अपनी लिस्ट के साथ। अब उस तथाकथित चालू पार्टी के पास चौंक चौंक के दोनों तरफ देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। और दूसरा यह भी एक यथार्थ है कि जो अभी सुनील जी ने कहा कि भाई जमीन पे दिखा दो कि कहां पर है, तो ये तो सत्य है। कार्यकर्ता कहां जाएगा? कार्यकर्ता हो या वोटर हो, सब तय कर चुके हैं कि सब मोदी जी के साथ ही चलेंगे। हर समझदार वोटर, हर समझदार कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, उसे समझ में आ रहा है देश का सुरक्षित भविष्य सिर्फ मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। इसलिए इस समय जो एक लाइन कह दूं, एक लाइन कह दूं अमित जी, ये समाजवादी पार्टी लोकसभा की लड़ाई नहीं लड़ रही है। उसे पता लोकसभा में तो कोई नहीं है, टक्कर में कहां पड़े हो चक्कर में। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल की अपनी स्पेस किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहती, ताकि भविष्य में मुख्य विपक्षी दल के स्थान तो पर सेंटर में कांग्रेस भी नहीं साझा करना चाहती। मुख्य मुद्दा वो तो समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की बेटर थिंकिंग कहेंगी, क्योंकि कांग्रेस सेंटर में वो सब नहीं करना चाहती। इसलिए नीतीश कुमार को पार्टी इस अलायंस को छोड़ना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस अलायंस के मूड में नहीं थी। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरी जानकारी कह रही है कि पंजाब में भी कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का अलायंस होना बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ना आम आदमी पार्टी के वहां पे ग्राउंड पे वर्कर चाहता है कि अलायंस हो, ना आम आदमी पार्टी का नेता चाहता है वहां पर अलायंस हो, ना कांग्रेस का वर्कर चाहता है, ना कांग्रेस का नेता चाहता है अलायंस हो। आप याद करिए 2019 के अंदर सपा बसपा का अलायंस हुआ था,
कितने वोट ट्रांसफर हो पाए? मायावती को 10 सीटें आई, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी को फायदा नहीं हुआ था। 2014 में भी 5 थी, फिर भी 5 थी। और अगर पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस होता भी है तो दोनों दलों को नुकसान होगा, यह आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि कुल मिलाकर जनता बेवकूफ बिल्कुल नहीं है। यह कतई नहीं समझना चाहिए कि जनता बेवकूफ है, और अलायंस होना असंभव दिख रहा है यहां से। और इसलिए असंभव दिख रहा है क्योंकि अगर पंजाब में कांग्रेस अलायंस कर लेती है आम आदमी पार्टी के साथ, तो कांग्रेस का हाल उत्तर प्रदेश जैसा होगा पंजाब के अंदर। जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुलायम सिंह यादव को समर्थन दिया था और उसके बाद कभी सत्ता में नहीं आए। दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सत्ता में लेकर आए, उसके बाद वो दिल्ली में पार्टी नंबर 2 भी खारिज हो गई। जैसे बिहार में उनका हश्र हुआ लालू यादव का समर्थन करने के बाद, अगर पंजाब में कांग्रेस अलायंस करती है, कांग्रेस के नेता अलायंस करते हैं, तो यही हाल होगा और आम आदमी पार्टी को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। यह मेरी पॉलिटिकल रीडिंग कहती है क्लियर कट तरीके से, और मैं ये फैक्चुअली बात बोल रहा हूं, मैं ये आंकड़ों के साथ बात बोल रहा हूं। राजेश गुप्ता जी, आप ब्रेक से पहले भी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। अमीश भाई, मैं ये चाहता था कि सोशल मीडिया पर पूरे खुलेआम चल रहा है कि मेरे इलेक्शन में क्या हुआ। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे दिखा दीजिए, लोग देख रहे हैं, आपके दर्शक किस तरीके से खुद टिक कर रहे हैं, और 8 वोट इनवैलिड कर दिए। बीजेपी को तो 16 ही मिले, 20 आम आदमी पार्टी को मिले। बड़ा तकलीफ होती है कि यार सच में अब हम इस पोजीशन पे जा चुके हैं कि सच नहीं दिखा सकते टीवी के ऊपर। आपने कहा कि हमको नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। हरियाणा में सरकार बना ली जब बीजेपी ने चौटाला जी के साथ, तो उनको नुकसान नहीं होता? हाँ, अगर वो मध्य प्रदेश में बनी बनाई कांग्रेस की सरकार तोड़ लेते तो कोई क्यों नहीं बोल पा रहा यार बीजेपी के खिलाफ? जनता ने बोला ना, मध्य प्रदेश के अंदर 160 सीटें इतनी खतरनाक हो गई है। अच्छा, बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है, झारखंड से बहुत बड़ी खबर आ गई है। जेएमएम के विधायक चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, सीता सोरेन और लॉबिन हेम्ब्रम ये गैर मौजूद हैं, और प्रस्ताव लेके आया जा रहा है कल्पना सोरेन को सीएम बनाने का, लेकिन 4 विधायक नदारद हो गए हैं। बड़ी खबर है, ये अपने आप में घटनाक्रम बड़ा दिलचस्प है जो झारखंड में हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। सब कुछ दबाव में है, आप गड़बड़ कर रहे हैं इलेक्शन के अंदर, जो आम आदमी पार्टी का आरोप है इसका जवाब, और सोरेन साहब की पार्टी में जो हो रहा है उस पर भी आपकी राय। सोशल मीडिया पे देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं फोन पे आपको, आप भी देख लीजिए। ओके। पहली बात तो हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र ने जवाब नहीं दिया कि अब कांग्रेस के साथ कसम टूट गई या एक मेयर के लिए आपकी कमर टूट गई, मगर मैं जवाब देना चाहता हूं, यदि आपको लगता था तो आप कोर्ट गए, आपका स्वागत है। आप विधायकों को लाकर सामने, कारपोरेटर्स को लाकर सामने खड़ा कर सकते थे। हमारे साथ कई बार हुआ। अक्टूबर 97 हमने जाके विधायकों की परेड भी की और कोर्ट में भी जीते। फरवरी 98 यूपी का विधानसभा, 2005 झारखंड, एक नहीं अनेक बार हुआ है मान्यवर। इसलिए मैं कह रहा हूं, यहां पर केवल भाषण देने की बजाय ईमानदारी से सामने आइए, सब कुछ सामने हो जाएगा। और जो कुछ हो रहा है आज इंडी गठबंधन में, सुनिए अमीश जी, मैं जो लाइन कल बोला था मैं उसको रिपीट कर देता हूं, जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी कि अब इनकी हालत तो जनता के सामने ये हो गई है कि अब चेहरा छुपाने की जगह नहीं रह गई है, कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, यानी अध्यक्ष और संयोजक छोड़ दीजिए, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। बिहार के बाद झारखंड तक जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो इस हकीकत में 4 लाइनों में बयान हो रहा है। देखिए, इंडिया अलायंस की बात हो रही थी, यहां तो पार्टी नहीं सत रही है। जी यहां पर, अच्छा, ये जो हेमंत सोरेन, एक सेकंड, राजेश गुप्ता, ये जो हेमंत सोरेन आपके गठबंधन के पार्टनर 41 घंटे के लिए गायब थे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और अपनी धर्मपत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं, जो लालू यादव जी ने किया था वही कर रहे हैं हेमंत सोरेन। मैंने ये समर्थन करा। राजेश गुप्ता, अगर इस वक्त आप सच में वो वीडियो दिखा, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं वीडियो दिखा रहा हूं कल्पना सोरेन का, इलेक्शन की पंजाब की वीडियो दिखा रहा हूं, बकायदा जवाब दे रहा हूं, मौजूद है आज दोपहर वाली। मैं ये कह रहा हूं, आप पंजाब के मेरे इलेक्शन की वीडियो दिखा दीजिए, आपको गायब हो जाना पड़ जाएगा, आप गायब हो जाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूं। मैं क्यों गायब हो जाऊंगा सर? आप नहीं आ पाओगे टीवी पे। अरे सर दिखा दो वीडियो, फिर मैं आपसे कह रहा हूं गायब करना चाहते हैं, मेरे मुख्यमंत्री हो गया था, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे इलेक्शन की वीडियो तो दिखाओ। कौन गायब करेगा? सुधांशु जी बचा नहीं पाएंगे आपको, मैं बता रहा हूं। सुधांशु जी जानते हैं, कसम वाला वीडियो तो कोई भी सर्च कर सकता है ना,
बच्चों कसम खाता हूं कांग्रेस का साथ नहीं। अरे आप मेरे इलेक्शन की वीडियो, सुधांशु जी मैं कह रहा हूं एक टीवी पे वीडियो दिखवा दो। सुधांशु जी बचा नहीं पाएंगे रमेश भाई। अरे मुझे बचाने की किसी को जरूरत नहीं है। अरे हम प्रभु राम के अनुयायी हैं, वासुदेव कृष्ण के भक्त हैं, वो बहुत हैं, मुझे लगता है कि वही बहुत हैं सब कुछ करने के लिए। और जहां तक बात है बचने बचाने की, इस समय तो विपक्ष को बचना पड़ रहा है ईडी से। अमित भाई इस समय तो विपक्ष को बचना पड़ रहा है ईडी से। एक हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, वो वीडियो दिखा दो मेरे इलेक्शन की। नहीं, मैं वीडियो दिखा रहा हूं, आपके कुलदीप टीटू रो रहे हैं एक बार ये कांग्रेस वालों ने धोखा दे दिया। मैं दिखा रहा हूं कुलदीप टीटू का वीडियो, वो कह रहे कांग्रेस वालों ने धोखा दे दिया, जो बोल रहे थे वो कर दिया। अरे इतने बड़े आप एंकर हैं। कुलदीप टीटू का वीडियो दिखा रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं इतने बड़े एंकर हैं। कुलदीप टीटा चलिए एक सेकंड इनवैलिड ज्यादा हुए या कांग्रेस के? अच्छा एक सेकंड मैं रुक करता हूं, मुझे राजीव रंजन जी की एक प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी। राजीव रंजन जी, जो झारखंड में चल रहा है उस पर आपका एक रिएक्शन बनता है। कल्पना सोरेन अब भावी मुख्यमंत्री हो सकती हैं, ये लगभग तय है। 20 सेकंड। देखिए, फैसला अगर हेमंत सोरेन को लेना है तो निसंदेह ये उनका विशेषाधिकार है, वो क्या लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी के जो शब्द हैं कर्पूरी जी की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर, वो पीड़ा लोकतंत्र को लेकर के जो है वो निश्चित तौर पर एक बार फिर मैं साझा करना चाहूँगा कि हर अलायंस की ये व्यवस्था है, परिवारवादी पार्टियां उनके साथ होती हैं। जी। लेकिन जनता को आने वाले समय में ये जरूर देखना है। और लेकिन बड़ी खबर इस समय यह है कि बैठक में 4 विधायक नदारद हो गए हैं। लेकिन अब बात सत्य और तथ्य की करनी बहुत जरूरी हो जाती है, जिसमें होगी मोदी फैक्टर की बात, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सियासत मोदी फैक्टर के इर्द गिर्द घूम रही है। आप पूछेंगे कैसे, मैं आपको 3 घटनाएं बताऊंगा। सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर लेटेस्ट अपडेट जान लीजिए। इमरान खान को सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक करने के मामले में कोर्ट ने 10 साल तक की जेल सुना दी है। दूसरी घटना मालदीव्स की है, जहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने मात्र 3 महीने पहले सत्ता संभाली थी, लेकिन अब उनकी हालत इतनी पतली हो गई है, खराब हो गई है कि मालदीव की विपक्षी पार्टी उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन यानी महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गई है। और मालदीव की संसद का गणित साफ साफ बता रहा है कि राष्ट्रपति मोहम्मद के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, मोहम्मद मोइजू के। तीसरी घटना विदेश से नहीं बल्कि अपने ही देश में घट रही है। करीब 7 महीने पहले जिस पटना से मोदी विरोधी मोर्चे का बिगुल फूंका गया था, मोदी के खिलाफ महागठबंधन की ताल ठोकी गई थी, उसी पटना की धरती पर विपक्षी गठबंधन की हवा निकल गई। जो नीतीश कुमार मोदी विरोध मोर्चे के सूत्रधार थे, वो अब एनडीए के साथ सरकार में है। हालात यह है कि बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक इंडी अलायंस में जोरदार तकरार हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये 3 अलग अलग घटनाएं मैंने आपको क्यों बताई, तो जवाब है कि इन तीनों घटनाओं में एक कॉमन फैक्टर है, वो है मोदी फैक्टर। पाकिस्तान में इमरान खान की पूरी पॉलिटिक्स मोदी के विरोध से शुरू हुई। मोदी को कोसना, मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना, झूठ बोलना इमरान खान और उनकी पूरी सरकार का सिंगल पॉइंट एजेंडा बन गया था। हालांकि इससे भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन समय का चक्र ऐसा घुमा कि इमरान खान के राज में ही पाकिस्तान कटोरा लेकर कंगालपति बन गया और नौबत कटोरे तक पहुंच गई। दुनिया में घूमने लगे कटोरा लेकर, और आज इमरान खान को 10 साल की सजा भी हो गई है। दूसरी तरफ इंडिया आउट का नारा लगाकर मालदीव की सत्ता हासिल करने वाले मोहम्मद मोइजू ने के जिन मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द बोले थे, खुद मोहम्मद मोइजू ने भी खुले दिल से चीन की परस्ती दिखाई थी। लेकिन आज नतीजा दुनिया के सामने आ गया, क्योंकि भारत और मोदी विरोध के कारण मोहम्मद मोइजू की सरकार अंतिम सांसें ले रही है। इसके बाद आती है अपने देश में विपक्षी गठबंधन की। तो 2024 में मोदी को हटाने का एकमात्र एजेंडा लेकर ये चले थे और कहा था कि हम सरकार बना लेंगे। लेकिन हालात यह है कि बंगाल से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सोचिए, जब आपके निशाने पर सिर्फ मोदी हो और जनता का कोई एजेंडा ना हो, तो हाल इसी गठबंधन जैसा होता है।